नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। और शानदार 25वीं श्रृंखला ये है आपको टेट सुपर टेट से संबंधित, और बहुत ढेर सारे प्रश्न मैं पूछता हूँ और आपको बताता भी हूँ। आप सबकी भी कमेंट को पढ़कर बड़ा खुशी होती है। आप सब बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ना? तो आइए आज हम फिर अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इस श्रृंखला में पूछे गए हैं। क्योंकि जितना ही जानिए उतना कम है, और परीक्षाएं एक छोटी सी मामूली सी भूल से हम सब परीक्षाओं से बाहर हो जाते हैं। बार बार मैं आप सबसे यही अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी प्रश्न को छोटा या बड़ा ना समझें। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं सर बड़ा इजी प्रश्न था। प्रश्न इजी नहीं था, आपको आता था इसलिए प्रश्न इजी लगा। ठीक ना? आप सब देखे होंगे, उत्तराखंड हाल ही में एग्जाम हुआ होगा, उत्तराखंड पीसीएस में बड़े इजी चुके पूछे, लेकिन बच्चों के द्वारा बड़े ही ब्लंडर गलतियां की गई जिसे माफ करने लायक नहीं है। तो ये सारी चीजें चूंकि हम सब बड़े ही पारखे नजरों से हम सबको देखना पड़ता है, और देखना हर किसी को चाहिए, और देखने के बाद ये पता चलता है कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और उन गलतियों को कहाँ सुधार करना है। इससे संबंधित चीजों को हम सब विशेष रूप से देखते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला के विषय में शुरू करते हैं। चलिए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, या इनमें से कोई नहीं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में बात की जाए तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये भी प्रश्न बन सकता है और आपको जवाब इस प्रश्न का भी देना पड़ सकता है। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेसी कुमारप्पा के द्वारा जो है इस शब्द का सर्वप्रथम आपको जो है सिद्धांत दिया गया। ये जेसी कुमारप्पा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने कहा कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये न्यास पर एवं समता पर आधारित है। यानी सबके लिए समानता की बातें समता पर आधारित है, ऐसी बातें की गई है। कुछ विद्यार्थी के द्वारा न्यास शब्द का उल्लेख किया जा रहा है और बिल्कुल सही बातें हैं। यानी कह सकते हैं कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग विशेष का कोई स्थान नहीं है। यानी इस व्यवस्था में वर्ग विशेष का कोई स्थान नहीं, इसका कोई स्थान नहीं। ये बातें याद रखे रहेगा। यानी गांधीवादी व्यवस्था जो थे ट्रस्टशिप पर काम करती थी, ट्रस्टी और ट्रस्टशिप पर काम किया करती थी, साथ ही साथ इक्वलिटी की बातें आपको किया करती थी। यही थी गांधीवादी अर्थव्यवस्था। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था के जरिए ही राम राज्य के परिकल्पना का भी आधारशिला रखा गया। यानी एक ऐसा राज्य जहां पे सभी जनता प्रजा जो हो सुखमय जीवन व्यतीत करते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो हर एक परीक्षा में बच्चा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। वैसे वेदों के संकलनकर्ता, यानी वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा गया है? संकलनकर्ता तब बताइएगा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है ये वेदों के संकलन करता है। दूसरी बात,
प्रथम तीन वेद को वेद त्रय कहा गया है, वेद त्रय कहा गया है। ठीक ना, ये बातें भी याद रखिएगा। वेदों को आपको और किस नाम से, तो वेदों को अपौरुषेय या श्रुति संहिता भी कहा गया है। ठीक ना, संहिता भी कहा जाता है। ठीक, ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा माना जाता है। ये बातें भी याद रखे रहिएगा। ऋग्वेद में आपको जो है कुल सूक्त कितने हैं, तो कुल सूक्त आपको जो है कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। कुल मंत्रों की संख्या आपको जो है 10,580 कुल मंत्रों की संख्या है। कुल मंडल आपको 10 मंडल है। ठीक ना, मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। यह ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख बातें आप सबके लिए हुई, और ये बातें आप लोग जानते रहे। सारे लोग कलम कॉपी खोल कर बैठ जाइए और लिखने से बिल्कुल चूकिएगा नहीं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करने के लिए दिया गया है। तो 10 सूची को के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करने को कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय, वैद्यनाथ मिश्र और धनपत राय, एक तरफ उनके उपनाम दिया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को हम निराला के नाम से जानते हैं, वहीं धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जानते हैं। वहीं बात की जाए रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी कहते हैं, और वैद्यनाथ मिश्र को नागा अर्जुन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और पहले का चौथा। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर जो है ये बिल्कुल तीसरा आंसर आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सतसहस्त्रयी संहिता उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है 2 महाखंड काव्य या महाग्रंथ है, और इनमें आपको एक रामायण है और एक महाभारत है। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा किया गया, वाल्मीकि जी के द्वारा, इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, आदि कवि। और रामायण को आदि ग्रंथ के नाम से, आदि ग्रंथ के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं पे महाभारत की रचना जो है ये आपको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा, द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। आपको महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। ठीक ना, जय संहिता कहते हैं, और इसे सतसहस्त्रयी संहिता यानी 1 लाख से अधिक मंत्र होने के कारण इसे सतसहस्त्रयी संहिता के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मुगल काल में इसे रज्म नामा के नाम से आपको अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर के समय में यानी बदायूनी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया, फारसी में अनुवाद। ठीक ना, फारसी में अनुवाद किया गया। ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा। इसी में गीता का अध्याय जो है इसी में आपको वर्णित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाले राज्य कौन है। उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या छत्तीसगढ़, तो सर्वाधिक मात्रा में लोहा के उत्पादन में आपको उड़ीसा राज्य जो है ये सबसे अधिक लोहे के उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। इसके बाद आपको क्रमशः जो है उड़ीसा के बाद आपको दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक माना जाता है। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत। ये अभी ऑर्डर करें नजदीकी बुक स्टॉल से आपको, या आपको होम डिलीवरी भी मिलेगी। 700777 आपको 34525 पर आप संपर्क कर सकते हैं और एक शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन कब किया गया? तब बताएगा कि 1866 में नरहरपुंग में, या 1867 में माकुम क्षेत्र में, या 1889 में डिगबोई में, या 1960 में अंकलेश्वर में। तो ये आपको भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन बच्चा 1867 ईस्वी में आपको जो है कि माकुम क्षेत्र में किया जाता है, जबकि पहली रिफाइनरी 1889 ईस्वी में दिग्बोई में लगाई जाती है। ये बातें आप, ये माकुम कहाँ है? तो माकुम असम में है, ठीक ना, असम के माकुम क्षेत्र में। और डिगबोई भी कहाँ है? तो असम में है। अंकलेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व में थोरियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, कनाडा में, किर्गिस्तान में किस स्थान पर सबसे अधिक विश्व में थोरियम पाया जाता है? तो थोरियम भी आपको जो है ये आपको जिस तरह से यूरेनियम आपको जो है कि एक आणविक तत्व है, ठीक उसी तरह से थोरियम भी है। थोरियम के उत्पादन में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। किसमें? उत्पादन एवं भंडारण दोनों ही मामलों में भारत पहले स्थान पर है। और भारत में भी झारखंड जो है, झारखंड राज्य आपको पहले स्थान पर आता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद किए रहिए, चीजों को जानते रहिए, ठीक ना। तो जबकि आपको यदि पूछे कि यूरेनियम के भंडारण में सबसे अधिक, ये आपके लिए कि यूरेनियम के भंडारण में पहले स्थान पर कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जवाब दीजिए। नेक्स्ट देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये दोनों क्षेत्र बच्चा जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख, ये दोनों क्षेत्र जो है विख्यात हैं। ये किसके लिए विख्यात है? कोयला उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए, मैग्नीशियम उत्पादन के लिए, या अभ्रक उत्पादन के लिए? तो बताइएगा कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए ये आपको विश्वविख्यात माना जाता है। साथ ही साथ बाबा बुदन की पहाड़ी रबर उत्पादन के लिए भी आपको विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ये बातें भी आपको याद होना चाहिए। ये जो है बाबा बुदन रबर एवं कहवा उत्पादन के लिए, कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये बातें भी आप सब याद किए रहिए और प्रश्नों को करते रहिए, चीजों को सीखते चलिए। ये आपके सुनहरे भविष्य के लिए है। नेक्स्ट देखिएगा, कृष्णा नदी घाटे किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कृष्णा नदी घाटी सोना के उत्पादन के लिए, चांदी के, हीरा या तांबा उत्पादन के लिए? तो कृष्णा नदी घाटी जो है भारत में बच्चा ये आपको किसके लिए है? तो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ ही हीरा के लिए
एमपी का, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है, पन्ना जिला भी हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वैसे यूपी में अगर बात की जाए, यूपी में मिर्जापुर जो है हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, और मिर्जापुर का अहरौरा क्षेत्र जो है ये हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये बातें भी आप सब पढ़ते चलिए, जानते चलिए, क्योंकि यूपी से संबंधित चीजें यदि आपसे पूछे तो आप आसानी से प्रश्न को जवाब दे पाए, यही आप सबसे विनम्र निवेदन है। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा के अरे भैया ये 300 नहीं है बाबा, ये 300 काट देना भाई, ठीक ना। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक ना, ये सब काट दीजिए। 30 डिग्री से आपको 35 डिग्री है, ये 0 लिख दिए, 350। दक्षिणी अक्षांश के मध्य कौन सी पेटी पाई जाती है? यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य कौन सी पेटी पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब, या शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखो, एक ऐसे डायग्राम वायुदाब पेटियों के विषय में आप बना सकते हो। ये 0 है और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण। वहीं आप, ये ज्यादा हो गया आप, तो इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो ये आप, ये बीच वाला 5 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ठीक ना, ये 0 डिग्री है। इसके बीच के क्षेत्र को हम सब किस नाम से जानते हैं? तब आप कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब इसे जानते हैं। वहीं पे आपको 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, ये 30 से 35 डिग्री, और यहाँ कर लो 65 से 70 डिग्री, यानी 60 से 65 के बीच में, यहाँ पे भी आप ऐसे बना लो 30 से 65 और ये वाली चीजें। तब आप बता सकते हो कि उष्ण कटिबंधीय ये पूरा नॉर्थ और साउथ में 30 डिग्री 35 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री 65 डिग्री। तब उष्ण कटिबंधीय कहाँ पे पाया जाएगा? तो 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ से टू 5 डिग्री साउथ तक जो है ये आपको उष्ण कटिबंधीय निम्न पेटी दाब पाई जाती है। जबकि 35 डिग्री से आपको जो है कि ये आपको कौन सी पाई जाती है? तब बताइएगा कि उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी जो है ये आपको 35 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में आपको इस तरह की पेटी पाई जाती है। जबकि 60 डिग्री से 65 डिग्री जो है यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती है। ये कितने? तो ये कर लेना 60 से 65 डिग्री साउथ और नॉर्थ के बीच में, और ये आपको 30 से 35 डिग्री साउथ नॉर्थ के बीच में, यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ के बीच में आपको जो है शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी पाई जाती है। जबकि 60 डिग्री नॉर्थ से 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ के बीच में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा।
सन्मार्गी पवने, जिसे हम पूर्वी पवने कहते हैं, ये किस प्रकार की पवने हैं? व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं, ध्रुवीय पवने हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, तब बताएगा कि ये सब के सब सन्मार्गी पवने जो होती हैं इन्हें व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, सन्मार्गी पवनों को व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो है ये आपको पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक ना, पश्चिम की ओर बहती है और 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री से लेकर आपको 35 डिग्री के बीच में ये नॉर्थ और साउथ दोनों पोलों में ये व्यापारिक पवने आपको जो है ये चला करते हैं। ठीक ना, 30 डिग्री, 35 नहीं 30 डिग्री के बीच में आपको व्यापारिक पवने चलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषताएं क्या है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, या वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो भारत में मानसूनी जलवायु के सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जो होती है वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन को लाती है। ठीक ना, ये मौसमी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन आता है। और भारत में जैसा कि जानते हैं कि ऋतुओं की संख्या 6 है, लेकिन आप जो है 4 प्रमुख ऋतुओं के विषय में हम सब जो है अध्ययन करते हैं। ठीक, तो भारत की जलवायु भी किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की आपको जलवायु है। और भारत के सबसे बड़े जलवायु, कितने जलवायु क्षेत्रों में कृषि के आधार पर बांटा गया है? तो भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में आपको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। एक तरफ आपको हवाओं के नाम हैं और दूसरे तरफ आपको जो है किस देश में चला करती हैं, इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण बातें आपको हैं। तो ब्रिकफील्ड नामक हवा जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में चला करते हैं, जबकि पेम्पेरे जो है ये पंपास अर्जेंटीना के क्षेत्र में आपको चलते हैं। नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में चलते हैं और हबूब जो है ये सूडान में हवा बहते हैं। तो इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, इस तरह ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। हबूब, हबूब सूडान की गर्म हवा मानी जाती है। नेक्स्ट, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या होती है? जब आप सबको पता है कि सूर्य जब आपको कर्क उत्तरायण होते हैं तो उत्तरायण होने के साथ ही आपको जो है कि तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी उत्तरी गोलार्ध से जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो हमारे यहाँ तापमान में वृद्धि होना चालू हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी सूर्य जो है ये पूरी तरह से उत्तरायण है और इसीलिए आपको जो है कि उत्तर भारत में या आप जो है कि उत्तरी गोलार्ध में अभी गर्म का मौसम चल रहा है। ठीक ना, गर्मी में आपको उत्तरी गोलार्ध में जबरदस्त कड़ाके की ठंड नहीं, कड़ाके की गर्म पड़ रही है। ठीक, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन के अध्यक्ष के सदस्य नहीं होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के? तब यह मामला आपको जो है कि राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ये आपको राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि आपको राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का
अध्यक्ष होता है, ऐसा उल्लेख आपको कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 64 में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको उपराष्ट्रपति पर के पद पर आसीन हुआ तो वह स्वयं आपको जो है स्वयं ने कहिए स्वतः आपको जो है कि राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है और उसे वेतन एवं भत्ते भी उपराष्ट्रपति के होने के नाते नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। ये पदेन कहाँ से लिया गया है? तो बताइएगा कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। ये बातें भी आप लोग याद रखे रहिएगा और गलती ऐसे नहीं करिएगा। नेक्स्ट, यूपी SSSC का शानदार तरीके से ग्राम विकास अधिकारी का बैच हमारी संस्था की ओर से लॉन्च है और आप इसे जो है के परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा ही सहायक भी। साथ ही साथ सुपर टेट का भी बैच आप सबके लिए शानदार तरीके से चल रहा है, जिसमें 600 आवर्स का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। ठीक, तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग को बच्चा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1917 ईस्वी में आपको हुआ था। किस लिए हुआ था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में आई कमियों को या अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से सैंडलर महोदय के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। ये सैंडलर आयोग जो थे, इनका नाम जो था प्रोफेसर माइकल सैंडलर, ठीक ना, माइकल सैंडलर जो थे यही थे। और इस सैंडलर आयोग ने विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग का, विश्वविद्यालय आयोग का जो रिपोर्ट सौंपा गया था 1905 ईस्वी में, उसके बहुत ही निंदा की गई इस आयोग के द्वारा। ठीक ना, माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई थी। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक आपको नाम माना जाता है? तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल नाम सुने होंगे, जिसे हम H2SO4 के रूप में जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, यही आपको हुआ। ठीक, तो इस तरह से H2SO4 जो है इसे ही तेजाब के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, पंडित नेहरू के द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा या जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चूंकि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। सर्वोदय योजना ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उदय, सर्व धन उदय, सभी लोगों का उदय, यानी वर्ग के, समाज के प्रत्येक वर्ग का उदय और प्रत्येक वर्ग के अधिकारों के लिए। तो ऐसी बातें आपको महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1908 ईस्वी में रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट, ठीक ना, रस्किन बॉन्ड, ठीक ना, बॉन्ड के पुस्तक का गुजराती में अनुवाद करते समय किया। अनुवाद करते समय
आपको गांधी जी के द्वारा किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें। अनटू द लास्ट जो है पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट, रस्किन बॉन्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रस्किन बॉन्ड के पुस्तक मानी जाती है और गांधी जी इनसे काफी अधिक प्रभावित हुए थे और इन्हीं के प्रभाव में आकर गांधी जी जो है ये सर्वोदय योजना प्रस्तुत करते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव? तो भारत में आधुनिक ऐसे प्रश्न बना चाहिए कि आधुनिक भारत में नई आर्थिक नीति का जनक किसे कहते हैं या आर्थिक सुधार का जनक? तो बाबू मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीति का जनक कहा जाता है। इस नई आर्थिक नीति इस 1991 में नई आर्थिक नीति आई। इस नीति को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और इसी के जरिए आपको एलपीजी की नीति अपनाई गई, जिसे हम लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई गई। ठीक है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बातें इसी के तहत किया जाता है। और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत यहीं से होती है। निवेश के शुरुआत, ठीक ना? इसे नीति के जरिए भारत में इसे नई आर्थिक नीति के नाम से भी हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी महानंद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय ने या मदन मोहन मालवीय ने? तो ये बनारस है, बनारस नहीं, बनारस हिंदू महासभा के आपको जो है अधिवेशन के अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया जाता है। एक बार आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, वरना मैं भी दिन भर नाम चिल्लाता रहूं, लोगों को कहता रहूं, मैं इसीलिए बात नहीं करता। ठीक ना? नेक्स्ट देखिए, राजस्व लेखपाल शानदार बैच, नया बैच प्रारंभ है। 600 आवर का वीडियो लेक्चर है। फिर आपको उसके साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या टेबल टेनिस से? तो हम लोग सभी क्रिकेट को, सभी कप को देख लेते हैं। यहीं पे देखिए आपको रणजीत ट्रॉफी, ठीक ना? ट्रॉफी कहां से? ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी, चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक ना? सिप ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, आपको 2020 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, अब तो बहुत ट्रॉफी है। ठीक, ये सभी बातें। वहीं आपको फुटबॉल से डूरंड कप, यही आप संतोष ट्रॉफी भी नाम सुने होंगे। संतोष ट्रॉफी भी इसी से संबंधित आपको जो है ये प्रमुख ट्रॉफी में संतोष ट्रॉफी आपको जो है ये भी माना जाता है। ठीक ना? संतोष ट्रॉफी। एक आप नाम सुनेंगे ग्रीक कप, यहीं पे फीफा वर्ल्ड कप, ये सब आपको, यूरेका ये भी आपको है। तो ये है। हॉकी से भी आप
जो है कि कई महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हॉकी से आप देख सकते हैं, जैसे आगा खां, अजलान शाह, ध्यानचंद्र, चैंपियन ट्रॉफी इसमें भी आपको होता है। टेबल टेनिस से आपको लॉन टेनिस, टेबल टेनिस से कई महत्वपूर्ण आप गेम में, जैसे आप डेविड कप, ठीक ना, डेविड कप ये आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ये सभी ट्रॉफियों को आप याद कर सकते हो, जान सकते हो, आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए खिलाड़ी यदि देखो तो क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू ने आपको विश्व इतिहास की झलक, ग्लैम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के झलक, ये आपको इनके द्वारा, या द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया, ठीक ना, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता ना, वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया का मतलब अनेकता में एकता, इन्हीं के लिखी हुई है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा है इंडिया विंस फ्रीडम, जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही आपको लिखे गए है, जबकि सरोजनी नायडू जो है इन्हें आपको गोल्डन थ्रेड्स, ठीक ना, गोल्डन थ्रोड्स, ये इनके पहली कविता संग्रह है, प्रथम कविता संग्रह माना जाता है, संग्रह माना जाता है। ये सारी बातें आपको बहुत पता है, चीजें हमें भी पता है, लेकिन याद करते चलिए, आपको जो है कि काम देंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य कब घोषित किया गया? तो साम्राज्य आपको कब नियुक्त किया गया? तो ये 1958 ईस्वी में आपको इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषणा पत्र पढ़ा गया। महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ा गया और इसी के साथ ही महारानी के अधीन ही सारी प्रजा को कर दिया जाता है, कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है और ब्रिटिश महारानी को भारत के साम्राज्य घोषित कर दिया जाता है। देसी राजे राजवाड़े जो हैं महारानी के प्रति सीधे उत्तरदायी हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी अलग से पाकिस्तान राज्य के मांग किसके द्वारा किया गया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने, लियाकत अली खान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही आपको जो है कि पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। और ये कब की जाती है? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता करते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है और साथ साथ ही ये आपको पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक ना, गवर्नर जनरल के रूप में यही बने थे और जो है कि इनके द्वारा ये बातें होती हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927, 1928,
1929 या 1923। तो साइमन कमीशन का गठन जो है ये आपको 1927 ईस्वी में किया जाता है। और किसके सुझाव पर किया जाता है? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किया गया। भारतीयों को भी शामिल नहीं किया गया, ठीक ना, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, नहीं किया गया, ठीक। ये 1928 ईस्वी में यदि पूरी तरह से बात की जाए तब आप बताइएगा 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 इसका भारत आगमन होता है, आगमन। इसे और किस नाम से? तो इसे व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन, कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसके विरुद्ध साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, कमीशन गो बैक, बैक का नारा लगाया जाता है। और ये आपको आया क्यों था? तो ये आपको 1919 के अधिनियम के समीक्षा करने के उद्देश्य से यह अधिनियम भारत आया था, और ये भी सुझाव देने कि भारतीय लोगों के द्वारा एक संविधान बनाया जाए, और भारतीयों के एक संविधान की बातें करने आया था, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। इसी अधिवेशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाहौर में घायल हुए, और आगे चलकर जो है सैंडर्स के द्वारा जो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, इसके उपरांत आपको लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय मरने से पहले कहते हैं कि मेरे ऊपर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का किल साबित होगा, और हुआ यही भी। आगे चलकर आप देखेंगे तो भारत से अंग्रेजों को अंततः वापस जाना पड़ा। ये नेट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके लिए ये काफी फायदेमंद भी होगा। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी के रूप में हम सब जो है श्रीलंका को जानते हैं। किसे? श्रीलंका को पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी के रूप में जाना जाता है। वहीं पे जय जवान जय किसान, ये आपको इतना नारा, ये इतना नारा किसने दिया था? तो ये आपको दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान जय किसान, किसान और जय विज्ञान नारा दिया गया। लेकिन आपको जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद किए रहिएगा, ये जानते रहिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय आपको जो है कि जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली में बिल्कुल है, केप टाउन में भी है, आपको केप टाउन एडिलेड में भी है, तब आपको पंपास मैदान में यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है, कटिबंधीय जलवायु आपको पाई जाती है पंपास घास के मैदान में, और ये पंपास घास मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसी घास के मैदान में दुनिया का सबसे जहरीला सांप, जिसे हम ब्लैक मांबा कहते हैं, ब्लैक मांबा आपको यहीं पे मिलता है। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो आइंस्टीन जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया कब गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 ईस्वी में आपको जो है कि
1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जबकि सापेक्षता का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के तहत इन्होंने कहा था E बराबर mc² का फार्मूला जो है ये आपको न्यूटन के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक, चलिए, विद्युत धारा में किस प्रकार के उपकरण से आपको मापी जाती है? वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर। तब अमीटर के द्वारा आपको जो है ये विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक ना, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट, यूपी पुलिस शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से बैच संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक भी होगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रेट, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन या नाइट्रोजन तथा एसिटिलीन। तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है ये वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस आपको मानी जाती है। ठीक ना, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा? ये एकदम बेसिक सामान्य सा प्रश्न है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूरिक अम्ल जो है यानी H2SO4 आपको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथिल एसीटेट। तब बताएगा सिरके का रासायनिक नाम जो है बच्चा ये एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके का रासायनिक नाम होता है। ठीक ना, तो चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी या कृष्णा। तो कृष्ण और अर्जुन से याद रखे रहेगा कृष्णा अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन में आपको कौन सा समास है? अभी मैंने एक दिन बताया था कृष्णा अर्जुन में वह द्वंद्व समास है। तो ये आपको देखिए कृष्ण ए है। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। उकाई परियोजना कहाँ है? तो सूरत में है परियोजना आपको है। कोसी पर आपको कोसी परियोजना है। कोसी परियोजना कोसी पर है। ठीक ना, और गोदावरी नदी पर तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आपको आते हैं और गोदावरी पर जो महत्वपूर्ण परियोजना है ये कह सकते हैं पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है, पोलावरम सिंचाई परियोजना। ठीक ना, ये सभी आप याद रखे रहिए। ये प्रमुख परियोजनाओं को भी एक परियोजना से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉटवर्थ एवं कर्नल अलकाट ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये कर्नल अलकाट ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में इसके स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बताइएगा वर्तमान में भी मद्रास के अडयार में है। अडयार मद्रास अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी का आपको है। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट को इसके प्रचार प्रसार करने का श्रेय सर्वाधिक दिया जाता है। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सफलता में यह काफी सहायक भी होगा। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। जैविक खेती, ठीक ना, जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य विश्व का है।
और आपको कह रहा है कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य केरल आपको जो है एक कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य आपको केरल माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको हाल ही में किस गणितज्ञ को एबल पुरस्कार दिया गया। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं ना, गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और किसे दिया गया, नीना गुप्ता को, डेनिस पार्नेल सुलिवन को, लास्लो लोवास को या एबी विजर्सन को। तो बताइएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो यूएसए अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको नीमाबेन आचार्य को, शांति श्री घुड़ी पड़े पंडित को, ऋतु खंडूरे भूषण को या बेबी रानी मौर्य को। तो ऋतु खंडूरे भूषण को आपको दिया गया है। ये आपको यूके यानी उत्तराखंड के प्रथम महिला, उत्तराखंड के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक ना, विधानसभा अध्यक्ष भी आपको बनी है। ये बातें भी ऋतु खंडूरे भूषण। नेक्स्ट, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जा रहा है। ये बिम्स्टेक जो है ये आपको, इसमें कुल कितने देश हैं, तो इसमें देशों की संख्या बच्चा आपको 7 है। कौन कौन है, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, आपको जो है कि म्यांमार के बाद आपको जो है इंडोनेशिया और थाईलैंड। ये आपको जो देश हैं 7 देश हैं, सॉरी श्रीलंका, थाईलैंड नहीं श्रीलंका। और ये आपको श्रीलंका के द्वारा इस बार अध्यक्षता किया जा रहा है। बिम्स्टेक के स्थापना जो है, इसके स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसके स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को किया गया था। और यदि बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ढाका में है। कहाँ पे, ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको ढाका में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए आदि बाजार कहाँ खोला जा रहा है। आदि बाजार झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तब इस प्रश्न के जवाब में बताइएगा कि यह काम गुजरात राज्य के द्वारा आदि बाजार जो है ये जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना को ध्यान में रखते हुए आदि बाजार की शुरुआत गुजरात राज्य के द्वारा किया जा रहा है। ये वीडियो शानदार तरीके से वीडियो का बैच आप सब परचेज कर सकते हैं, वीडियो की बुक है। उसके साथ साथ ही आपको मॉडल टेस्ट पेपर जो है फ्री में, लगभग 100 पेज का आपको मॉडल टेस्ट पेपर ये फ्री में आपको उपलब्ध है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले स्टील रोड बनाए जा रहे हैं। पहले स्टील रोड आपको महाराष्ट्र में, लद्दाख में, गुजरात में या नई दिल्ली में। तो यह गुजरात राज्य में है भारत के पहले स्टील रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये सब के सब करंट के मुद्दे हैं। हाल ही में F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता। चार्ल्स लेक्चर ने, कार्लोस जीन्स जूनियर ने, लुइस हैमिल्टन ने या मैक्स वर्स्टापेन ने। तो मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा यह जीता जाता है, ठीक ना, वर्स्टापेन ने यह आपको जीता। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन सी है। टाइटैनिक, द वर्ल्ड ऑफ रेन, द बेन आवर्स या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस जो है ये सब के सब सर्वाधिक जो है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली आपको फिल्में मानी जाती हैं। हाल ही में किन राज्यों में सीमा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, आपको नागालैंड और त्रिपुरा के बीच, मिजोरम और मणिपुर के बीच, असम और मेघालय के बीच,
तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा और कहिएगा असम और मेघालय के बीच आपको कई वर्षों से चला आ रहा विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपसी समझौते के तहत कई वर्षों से आ रहे विवाद को समाप्त करते हुए एक दूसरे का सहयोग और जो है कि जारी रखा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया? पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या नेपाल? तब बताइएगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें इमरान सरकार जो है चले गए। अब देखिए आगे आने वाले उथल पुथल में अगले कौन बनते हैं, ये बातें भविष्य तय करेगा। आपको जो है कि शाहनवाज हुसैन के भाई का नाम चल रहा है, शाहबाज हुसैन। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज का इतने ही। शुभ संध्या में आप सबका हार्दिक नमन है। एकदम शानदार तरीके से दिमाग को कॉन्शियस करके बिल्कुल पढ़ते चलिए, चीज़ों को लिखते चलिए, जो चीज़ें आ रही हैं उसे रिपीट करिए, क्योंकि अभ्यास से आपको आपकी सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। इन्हीं कामनाओं के साथ शुभ संध्या, गुड नाइट, बाय बाय सबको। ठीक।